Assalamualaikum. Can you hear me, people? जी सर। चलिए जबरदस्त। खैरियत से आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलिए आज हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे और मिड टर्म के हवाले से तो क्लैरिटी सबको मिल गई है। अगर इस हवाले से कोई सवाल जवाब है तो वो पहले देख ले। सर पेपर हमें एलएमएस पे किस तरीके से, सर उसको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा दें, किस तरीके से करना होगा? जी जी बिल्कुल। तो पेपर का तरीका ये होगा जनाब कि आपको एलएमएस पे पेपर मिल जाएगा, शुड बी अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप सबको एलएमएस का एक्सेस है? सबने चेक कर लिया है? अगर नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए कोई, और उस पे आप जाके पेपर आपको मिल जाएगा। फाइनल मिड टर्म एग्जाम का वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। यानी कि उसमें ये तक लिखा हुआ होगा कि आपने पेपर किस नाम से सेव करना है, ठीक है, मतलब योर आईडी देन योर नेम, और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेव करके अपलोड कर देंगे। पेपर वैसे 2 घंटे का होगा, लेकिन आपको सबमिशन के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो ओवरऑल यू हैव 3 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर। ठीक है जी, और कोई सवाल? ओके सर, थैंक यू। और आपको जो वर्ड डॉक्यूमेंट होगा ना क्वेश्चन का, बस उसी के अंदर अपने जवाब लिखिएगा, यानी कि क्वेश्चन के नीचे स्पेस दे के जवाब लिख दीजिएगा। इसी तरह हर सवाल का जवाब लिखते चले जाइएगा, जो सवाल नहीं आ रहा हो उसको छोड़ दीजिएगा, और आखिर में उसे सेव एज पीडीएफ करके जो फाइल नेम एक्सटेंशन तरीका दिया गया है उसको अप्लाई कर लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। सर पेपर है कब? संडे ये को, तो मतलब किस पता होना टाइम? चाहिए। सर मेरा मैसेज नहीं आया सर, मैं बाकी सब पेपर्स के तो आगे, आपके पेपर का मैसेज नहीं आता, मतलब टाइमिंग बता दी काइंडली। सर एलएमएस पे अपडेट हो गया है, 25 को 3 से 5 का टाइम आ रहा है। 3 से 5 का मतलब है आपको थैंक 6 यू। बजे तक आपको दे सकते होंगे आप पेपर का। अपलोड करने की जो डेडलाइन होगी वो होगी 6 बजे। प्लीज इससे थैंक यू पहले सर। कर दीजिएगा, उसके बाद फिर वो डीन ऑफिस हमें अलाउ नहीं करता है कि हम आप चेक कर सकें, चाहे हम चाहें भी तो नहीं कर सकते, ठीक है। और 6 बजे से पहले ही कर दीजिएगा, 5-7 मिनट के ऐसा ना हो कि उस वक्त कोई इंटरनेट का इशू हो जाए और वो आपके 1-8 मिनट बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है, वो जो डेडलाइन होती है ना उससे उनका पेपर ऐसे आ रहा होता है 6:01, 6:01.5, 6:02, तो वो हुआ ये होता है कि वो सोचते हैं कि अब आखिर तक करके जमा करा देंगे, वो जमा कराने में 2-4 मिनट लग जाते हैं। तो जरा सा 10 मिनट पहले अपने आप को रोक कर और उसके बाद कर दें पेपर। यू कैन इजीली डू इट इन लेस देन 2 आवर्स इजीली, ठीक है जी।
और खास किस बात का ख्याल रखना है कि आपस में कॉपी ना हो पेपर। इंटरनेट तो ऑफ कोर्स इट्स योर्स, जो सवाल जिस तरह पूछा गया आप इंटरनेट से डेटा लीजिए, उसको फॉर्मुलेट कीजिए और उसको उस फॉर्मुलेशन में लाके, हो सकता है आप कुछ लिखे बगैर उस फॉर्मुलेशन में ले आए, हो सकता है आपको कुछ अपने अल्फाज में उसकी नोक पलक सवारनी है और उस तरह से उसको जवाब दे दीजिए, ठीक है। लेकिन सर अगर इंटरनेट की हेल्प अगर लेंगे या बुक की हेल्प लेंगे तो सर प्लेजरिज्म चेक में तो सर बढ़ जाएगा उसका। जी, प्लेजरिज्म चेक बुक से या किताब से तो किसी हद तक आ सकता है, लेकिन आपस में नहीं आ सकता। तो उसका तरीका ये होता है, और मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, यार देखिए सभी एक जैसी सोच से काम करेंगे ना, सभी के पास किताब है, सभी के पास लेक्चर स्लाइड है, 70-80% पेपर तो यहीं पे हल हो जाएगा। कोई 15-20% पेपर के लिए आपको और दूसरे सोर्सेज जाने होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो वो उसको आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा रीफ्रेस कर लें अपने अल्फाज में, थोड़ा सा रीफ्रेस कर लें अपने अल्फाज में, और उससे आपको फायदा होगा, ताकि कोई भी इस किस्म का प्लेजरिज्म का इशू आपको ना आए। ठीक है जी, ठीक है सर। सर मतलब आप वो प्लेजरिज्म चेक करेंगे ना जो हम लोग पेपर अपलोड करेंगे उसका? वो उसी प्रोसेस, जब आप एलएमएस पे सबमिट करते हैं ना, तो उसका एक प्लगइन है, वो उसी को कर लेता है वो। सही है सर। अच्छा, दूसरी आखिरी बात ये कि सबको कंटेंट क्लियर है। एक पेपर मैंने अपलोड किया था खुद से, और ये किताब के 5 चैप्टर्स हैं, और उसके अलावा एक एक पेपर मैंने आपको असाइन किया हुआ एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी स्लेबाय है। इस चैप्टर में कुछ बहुत इररिलेवेंट चीजें थी, यानी कि वो इररिलेवेंट इन अ सेंस कि आप बहुत यूज नहीं हो रही। जैसे वो जमाने गुजर गए ना जब हम डीकॉम करते थे और कॉर्बा करते थे, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स थे। तो जिस जमाने में ये किताब लिखी गई उस वक्त तो शायद वो बहुत काम के रहे हों, लेकिन अब तो वेब सर्विसेज के साथ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उन चीज़ों को फिलहाल मैंने इसमें से हटा दिया ताकि आपके पास इस चैप्टर के कंटेंट ज़्यादा ना हो, और बस जो मैंने थंब रूल आपको बताया वो क्या है कि जो टॉपिक स्लाइड में मौजूद हैं उसको किताब से पढ़ना है ना, एज सिंपल एज दैट। वो वाले सेक्शन सारे हाँ, जो स्लाइड में कवर हुए हैं उस चीज को किताब से पढ़ना है, बस बात खत्म। इट कांट बी सिंपलर देन दैट, है ना। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास किताब तो होगी ना जवाब लिखने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पेज पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। तो रादर आपको और उनकी थोड़ी नो हाउ आपको होनी चाहिए, ताकि आप उस वक्त कंटेंट पढ़ के ये फैसला ना कर रहे हो कि ये सवाल का जवाब है भी कि नहीं है है ना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब मैं जरा सी अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर दूं क्योंकि 12 लोग पूरे हो गए। ठीक है जी, ये मैं भेज देता हूँ। ऑलराइट, चलें, ये अटेंडेंस के मरहले से भी हम थ्रू हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम में जो बहुत एक रेवोल्यूशनरी चेंज था वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स का था, जो स्वॉट ड्रिवन मॉडल्स हैं। अच्छा, और ये आज के दौर के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है कॉन्सेप्ट। द टर्म इज स्टिल सेलेबल, द टर्म इज स्टिल इम्प्लीमेंटेबल, ठीक है जी। तो वो जिस कंटेंट में शुरू हुआ था वो उसमें चीजें काफी फ्लेक्सिबल हो गई। बैकग्राउंड वही है कि हम
कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो कॉम मॉडल था उसको हम बच्चों को पढ़ाते रहते थे लाइक 8-10 साल पहले। तो फिर कॉर्बा आ गया और डीकॉम आ गया, उसकी भी लैब्स होती थी, लेकिन वो कमर्शियली डिप्लॉयड तो हुआ, लेकिन उसके बाद से वो चीजें गायब होना शुरू हो गई। उसकी वजह यही रही कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आर्किटेक्चर्स थे, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज भेजी जाती थी और काम हो पाता था। तो वेब सर्विसेज के बाद से बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। आइडियली तो वेब सर्विसेज का कहानी यही है ना कि भाई एक आप किसी भी ऐसी चीज को एक्सेस कर सकें, एनीथिंग विद अ नेम, जिसकी कोई भी एक्स फंक्शनैलिटी है और उस फंक्शनैलिटी को आप अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन उसके भी बहुत सारे मॉडल्स हुए। सो मतलब यूं कहा जा सकता है कि SOA को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक वेब सर्विसेज है, ऑफ कोर्स, जो कि सबसे ज्यादा सेलेबल और सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल तरीके, यानी कि 80% ऑफ दी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो डिप्लॉय हुए वो सोप बेस्ड वेब सर्विसेज से ही हुए। हालांकि सोप इनिशियली वाजंट, मतलब उसको शुरू में बहुत मार खाई थी, लेकिन फिर वो वेब सर्विसेज के साथ उसकी बात बन गई और वो चल निकला मॉडल। तो आज की हमारी डिस्कशन मोटी मोटी इसी एरिया पे होगी। ठीक है जनाब। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इट्स अबाउट हाउ टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है जी, जो क्या कर सके, नई सर्विसेज भी ले सके, लेगेसी सिस्टम्स को भी चलाते रहे और वो डिस्कवरेबल हो। तो स्लाइड के आखिर में हमारा वो डिस्कवरी वाला पार्ट होगा, बिल्कुल आखिर की 4-5 स्लाइड, कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा या हाउ द क्लाइंट वुड नो कि कौन कौन सी डिस्कवरी आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है। और यकीनन जब आप लेगेसी एप्लीकेशन को भी हुक कर लेंगे, नई सर्विसेज को भी ले लेंगे, तो उससे आपकी दो चीजें होंगी। एक तो ऑफ कोर्स इट विल बी इफेक्टिव। जरा सा होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो मेरी चाची अस्पताल में एडमिट हैं, तो वो कम्युनिकेशन चल रही है। एनीवेज, तो दूसरी बात, हमें जब ये हम डिस्कवरेबल सर्विसेज हमें मिलने शुरू हुई जो कि लेगेसी एप्लीकेशंस को भी हुक कर सकती हैं, तो उससे हमें जो फायदा हुआ वो फायदा ये हुआ कि जनाब एक तो इंटरऑपरेबिलिटी हमें मिली और हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है कि वी कैन गेट बेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स। अब उसके पूरे कंसोर्शियम बन गया और हमारे पास पूरे उसके आर्किटेक्चर की डिटेल्स आ गई, यानी कि इट हैज अ लॉजिकल व्यू टू इट। तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आके बंद करके भी बता सकता है कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो चलेगी उसमें क्या क्या होगा। ऑफ कोर्स इट हैज प्रोसेसेस, business processes automate होंगे through programming and then the data would reside there, so databases and so on, ये सारे views आपके पास मौजूद होंगे। With that,
उसके साथ जब इन सारी एंटिटीज ने आपस में कम्युनिकेट करना होगा, तो यू नीड टू हैव एन structure with which they'll be able to comprehend each other, to understand each other, and the easiest and the fastest mechanism is of course through message passing, जिसका RMI का आर्किटेक्चर इस तरह established mechanism है, उनको यूज कर लिया जाएगा और उनके जरिए इम्प्लीमेंटेशन कर ली जाएगी। इसमें तीसरी चीज जो समझने की है वो है कि जो इसकी सिमेंटिक्स होगी। सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि अभी हम सिंटैक्स से बालातर होके जो उसकी मीनिंग होगी, जो उसका फंक्शनल रहना होगा, जिसमें जो एक्चुअली वो डिलीवर करेगा, तो उसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है या उसको कितना सिंपलर रखा जा सकता है। अब ये सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपको एक फॉरगेट अबाउट वेब सर्विस अगर आपके लिए नाम नया है, फॉरगेट अबाउट सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अगर आपके लिए नाम नया है, एक आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है, आपकी एक कंपनी है, तो आप उसको कितना सटल रखेंगे, यानी कि उसको कितना कॉम्प्लेक्स रखेंगे या उसे कितना ग्रैन्युलर रखेंगे। तो कोई भी आदमी ये मानेगा कि यार इफ आई कैन हैव अ मॉड्यूलर डिजाइन, आई कैन हुक those modules in other software applications as well. That's one. Second, उसको फायदा क्या होना है कि जनाब आपको चूंकि आपने इसको रीसेलेबल रखना है, चूंकि आपने इसको डिस्कवरेबल रखना है, तो आप चाहेंगे कि आपकी वेब सर्विस इतना एटॉमिक किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करे और वो किसी को भी वो ही ऑपरेशन चाहिए हो तो ठग लग जाए। तो यू वांट टू कीप इट ग्रैन्युलर, यानी कि उसकी लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी यू वुड want to be one. Ideally, जाहिर है वो उसमें कुछ और चीजें भी होंगी, लेकिन ideally one specific thing that service should be doing, such as opening a database connection, इस किस्म की कोई भी एग्जाम्पल ली जा सकती है। Then you need to understand कि जो आपके तमाम एक्टर्स हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर, वो उनकी नेटवर्क ओरिएंटेशन क्या है, वो फायरवॉल के पीछे हैं, आगे हैं, उनसे किस जमाने में बात होगी, that's oriented and platform neutral, so they may be speaking any language, और आपकी जो वेब सर्विस है वो वहां पहुंच जाए और उसको चला ले। तो एक कि वो क्या करे, कितनी ग्रैन्युलर हो, दूसरे वो उसको नेटवर्क ओरिएंटेशन का अंदाजा हो कि वो पहुंच सके वहां तक, और तीसरी चीज कि वहां पे वो अपने आप को एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, कैन आई गेट अ वन फॉर दिस प्लीज? ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगता है ये वन, मुझे ऐसा लगता है यू पीपल आर लिसनिंग, यू नो। तो लॉजिकल व्यू में वी अंडरस्टूड के ओवरऑल एक्टर्स क्या होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। मैसेज ओरिएंटेशन में वी अंडरस्टूड कि हमें किस किस्म की लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन करना होगी। फॉरगेट अबाउट एनी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, इस कोर्स में हम एग्जैक्टली वो बात तो कर भी नहीं रहे। तो हम जो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कह रहे हैं कि अच्छा कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन बहरहाल एक लैंग्वेज चाहिए होगी, यानी कोई ना कोई प्रोसेस स्ट्रक्चर चाहिए होगा, कोई मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म चाहिए होगा, और इसी तरह बहरहाल डेटा को स्टोर करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो ये आपकी मैसेज ओरिएंटेशन हो गई जिसके जरिए कम्युनिकेशन होगी। और फिर हमने बात ये की कि उस वेब सर्विस को हमें किन 3 एरियाज में देखना पड़ेगा कि जनाब एक तो the level of granularity that particular web service would be having, so that उससे पता चल सके कि आपको क्या काम करेगी। और फिर हमने कहा कि चूंकि उसे डिस्कवरेबल रहना है और वो यकीनन नहीं चाहिए कि वो ज्यादा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके, टॉकिंग अबाउट वेब सर्विस, तो फिर उसको एक ऐसा काम करना होगा जो एटॉमिक हो, जो इंडिपेंडेंट हो सके, वन, और टू ये कि उसकी ज्यादा कस्टमर बेस बन सके, यानी कि वो ज्यादा लोगों को वो काम करना हो जहाँ पे वो उसको यूज कर सकें। दैट वन। सेकंड, उसको नेटवर्क ओरिएंटेशन का अंदाजा होना चाहिए कि बाकी एक्टर्स कहाँ हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो उनको डिस्कवरेबल रहे और पहुंच सके और काम कर सके। और तीसरी चीज, जब वो वहां पहुंचे तो वो क्लाइंट एंड पे तो वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके, तो वो इट शुड रिमेन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इनफैक्ट हमने ये बात कर ही ली है कि देयर वुड बी यूजर्स एंड प्रोसेसेस, यस, एंड सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स। यस, हमने बात बेस्ट प्रैक्टिसेस की नहीं की। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसका जिक्र होना जरूरी है।
बिकॉज इफ विद योर लेगेसी सिस्टम जो कि आपका अपना होस्टेड है, शायद आपने किसी से खरीदा था, शायद आपने खुद बनाया था, उसमें कोई एक्स काम आप एबीसी तरीके से कर रहे थे, तो दैट मे नॉट बी द ओनली और द राइट वे टू डू इट. एंड विद द वेब सर्विसेज यू गेट दी स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस. और उस वेब सर्विस को डिप्लॉय करने से आपको यू मीट द वर्ल्ड कि अच्छा भाई अब ये काम इसी तरह हो रहा है दुनिया में, तो हम भी उसी तरह कर रहे हैं, तो वी आर बिकमिंग एट पार. तो जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ज्यादा वेब सर्विसेज ऐड होती जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली दैट सिस्टम इज मैच्योरिंग टू बी एट पार with the international level available. ठीक है जी, यहाँ तक बात ठीक है. यस सर. अच्छा जी, सॉरी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. जैसे मैंने जी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की कोई एग्जांपल होगी? मतलब अरे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे अपना बताएं. व्हाट यू डू? सर मैं तो टीचिंग करता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ. हाँ, कहाँ पढ़ाते हैं? कीट में पढ़ाता हूँ. अच्छा, तो कीट में आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंजीनियरिंग की लैब्स करवाता हूँ, लैब इंजीनियर. ठीक है, तो वो जो भी आप लैब कराते हैं वो काम आप वही उस काम को दुनिया में करने का कोई स्टैंडर्डाइज तरीका होगा? जैसे सॉफ्टवेयर के हवाले से कर रहे हैं, किसी भी मतलब सिमुलेशन जी सिमुलेशन का एक स्टैंडर्डाइज तरीका होगा ना. मैटलैब यूज कर रहा हूँ, हाँ, मल्टीसिम यूज करता हूँ, तो ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह. बिल्कुल सही है. तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि यही कोर्स की लैब दुनिया में कहीं और कराई जाएगी तो इसी तरह कराई जाएगी? जी बिल्कुल इसी ऐसी तरह कराई जाएगी. तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये जो लैब्स होनी है इसकी 5-10 एक वेब सर्विस बन जाए. अब किसी को भी दुनिया में ये लैब करानी है, वो पूरा सिमुलेशन एनवायरनमेंट लोड होगा उसकी मशीन पे और वो रन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो सर्विसेज टू स्टार्ट, जब हम मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे तो हम हर चीज को ब्रेक करते थे चीजों में. यानी कि एक काम है कि डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो फ्रंट एंड का, दूसरे काम में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, तीसरे काम में वो रिकॉर्ड डिलीट भी हो सके, चौथे काम में वो उसमें फाइंड भी हो सके. ये काम करने के लिए सपोज कीजिए मैंने इनको नाम दे दिए, जब मैं ए प्रेस करूंगा तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, बी प्रेस करूंगा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, सी प्रेस करूंगा रिकॉर्ड डिलीट होगा, डी प्रेस करूंगा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अब सोचें कि दुनिया में जितने करोड़ों एमआईएस सिस्टम चल रहे हैं उन सबको ये 4 काम चाहिए ना? सही है, बिल्कुल चाहिए. ठीक है, तो अब वो सपोज करें 1 करोड़ 1वां जो एमआईएस सिस्टम बनना शुरू किया जिन साहब ने, उन्होंने लिखा भाई मुझे एक ऐसा डेटाबेस कनेक्शन की कैसे खुलता है. उनको आगे भाई ये आप बस यहाँ पे अटैच कर दें, ये खोल देगा कनेक्शन. अच्छा भाई, तो कनेक्शन ओपन होने के बाद मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट भी करना हो सकता है, रिकॉर्ड डिलीट भी करना हो सकता है. सर ये बी और सी भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी आप अटैच कर लें. हाँ, बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. अब आप इसको कॉम्प्लेक्स करें. ए जो है अब सिर्फ कनेक्शन नहीं ओपन करता, वो आपके पूरे डेटा सेट को लेता है और वो कहता है कि 1 लाख रिकॉर्ड में लूंगा और उस पे सपोर्ट वेक्टर मशीन का एल्गोरिथम चला के आपको वो एक पैटर्न फाइंड करके देता है उस डेटा में. ठीक है, सही है, वो हार्डवेयर से रिलेट हो गया. अब मैं इसका नाम रख देता हूं ए. तो भाई दुनिया में 1 करोड़ नहीं तो 1 लाख एप्लीकेशंस को तो ऐसा चाहिए होगा. आप बात समझ रहे हैं? समझ रहा हूं. और वो उसको ए को ले लेंगे. ठीक है, लेकिन ये काम पहली दफा नहीं हो रहा दुनिया में. ये काम हम कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले से कर रहे थे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये था. कमिंग टू दिस स्लाइड व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. उस काम में मसला क्या था? उस काम में मसला ये था कि इट वाज टू रिचर्ड.
ठीक है, टाइटली कपल्ड थे ये दोनों आर्किटेक्चर, और ये बहुत चले यार। मैं खुद उस जमाने का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जिसमें हम एक्चुअली डीकॉम और कॉर्बा की एप्लीकेशनें बनाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सोआ का फोकस हुआ वो हुआ कि जनाब सिर्फ डेटा नहीं भेजना, डेटा के साथ ये भी भेज दो डेटा का करना क्या है, ठीक है, और लूजली कपल्ड कर दो। और फिर वेब सर्विसेज ने आके तो उसको बहुत सारी चीजों में बहुत आसानियां दे दी। अच्छा जी, सवाल एक आया है, वो क्या है, हम पूछ रहे हैं कि ऑल इंक्लूड्स इन सोआ। नहीं, देखें वो जो बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोआ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, तो ये यकीनन ये तीनों मॉडल्स भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये सब उसमें शामिल होंगे, और सोआ में इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, उसको अभी हम देखते हैं। तो जब हम लूजली कपल्ड करते हैं चीजों को तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि मुख्तलिफ हाइड्रोजीनियस रिसोर्सेस कैन पंच इन द सिस्टम। व्हाई? क्योंकि वो जब लूजली कपल्ड होता है तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन कम होना शुरू होती है। फिर वो ये नहीं कहता सिर्फ इसी तरह का मैसेज भेजूंगा, सिर्फ मैं यही समझूंगा, सिर्फ मैं इतना ही करूंगा। इन चीज से थोड़ा बालातर हो जाती है बात, ठीक है। और जब इन चीज से बालातर हो जाती है बात तो फिर क्या होता है, उससे फिर कनेक्शंस, फिर बहुत सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन की मशीन्स, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के प्लेटफॉर्म्स कैन कम टुगेदर और वो एक लूजली कपल्ड सिस्टम में काम करेंगे। और लूजली कपल्ड होने के क्या रीजन है? अब भाई मुझे आपकी जुबान बोलना आनी चाहिए तो बात होगी ना। अब एक रशियन बोल रहा है, एक फ्रेंच बोल रहा है, कैसे बात बनेगी? तो जनाब हम तो HTTP बोल रहे हैं, बात खत्म हो गई। XML HTTP कहानी है। अब कुछ आपको नया नया प्रोटोकॉल चाहिए। ये कॉर्बा जो फंसा है ना, कॉर्बा को आई रिमेम्बर इसने अपना प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया था, IIOP ऐसा कुछ नाम था उसका। इट्स बीन अ व्हाइल, 8-10 साल हो गए। तो वो एक बहुत था, वो था एक मतलब ना एक एक्स्ट्रा चीज थी टू अंडरस्टैंड अ प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक मैसेज पासिंग है वो। तो सोआ की वेब सर्विसेज का कमाल ये हुआ, जो सोआ हमने वेब सर्विसेज के जरिए इंप्लीमेंट किया, उसमें कमाल ये हुआ कि भाई स्टैंडर्डाइज HTTP XML का प्रोटोकॉल, उसी के जरिए कम्युनिकेशन होगी, अपने छोटे मोटे मैसेज बना लेंगे, उससे काम हो जाएगा। और फिर उससे जो अगली चीज हुई, जो उसमें आर्किटेक्चरली एक डिफरेंस आया, जो इस स्लाइड का थर्ड पॉइंट है, तो वो रेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये कॉन्सेप्ट है जो जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया चीजों को। ये जितनी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये सारा सोशल मीडिया, ये सब कुछ जो दिखता है ये रेस्टफुल सर्विसेज पे आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये कमाल बात ये करता है कि भाई हम आपसे जो बात करेंगे ना वो स्टेट के बेस पे नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो काम हम इस वक्त करने चले वो किसी स्टेट पे होगा। ये सारी अभी आगे आनी है, ठीक है। लेकिन टू अंडरस्टैंड मैं आपको ये दिखाता हूँ एक तस्वीर, उसके बाद इसकी पूरी तफसील आगे आनी है, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर था जिसने सोआ को और बेहतर इंप्लीमेंट कर दिया। एक तो वो वैसे ही फ्लेक्सिबल हो चुका था HTTP और XML की वजह से, उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक हुआ कि रेस्ट की सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो गई। तो जैसे ही उसके बाद तमाम दुनिया इसी पे शिफ्ट हो गई, और खासतौर पे आपको फेसबुक से लेके ट्विटर एंड एवरीथिंग, कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट, यूट्यूब, ये सब कुछ इस पे चला गया। तो इसने क्या आपको वो दिया, आपसे कहा कि भाई हम एक आपको ऐसा आर्किटेक्चर दे रहे हैं जिसके जरिए आप एक हाइपर मीडिया के सिस्टम्स पे कम्युनिकेट कर लेंगे। इसकी अगर आप बड़ी ये राइट पे देखेंगे तो अगर हम ट्रेडिशनल ब्राउजर की बात करें, यू पीपल कैन सी द बिग स्क्रीन, राइट? कोई एक भी वन बोल दे यस, राइट। तो अब ये नॉर्मल क्लाइंट है, इसको आप लिख दें रेस्ट क्लाइंट, लेकिन इससे नॉर्मल क्लाइंट क्योंकि HTTP पे बात हो रही है, इट कैन बी एनी ब्राउजर, सही है, वो तो हमें पता चल गया। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब ये HTTP का पैकेट आता है तो अब रेस्ट जो है वो आगे आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ पेलोड्स रखता है, और वो हर उस चीज को जिसको नाम दिया जा सकता है वो उसको रिसोर्स बोलता है। तो रेस्ट के जरिए आप किसी भी रिसोर्स को पे काम कर सकते हैं, यानी कि उस रिसोर्स पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्शन क्या हो सकते हैं? वो पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, पुट हो सकता है, ये ट्रेडिशनल
वेब डेवलपमेंट वाले लोगों के लिए ये टर्म्स मौजूद हैं, हमेशा से यूज हो रही हैं, ESP3 के ज़माने से यूज हो रही हैं कि डेटा जाएगा तो डेटा आएगा, इस किस्म का डेटा डिलीट होगा। लेकिन ये तो पहले से था, HTTP वेब तो पहले से था, लेकिन रेस्ट के पेलोड मींस एनीथिंग, इट कैन बी JSON से लेके JPEG, PDF से लेके वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल से लेके HTML, एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड एज पेलोड, और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उस पे आप ये वाले फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब आप वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो सर्वर से पे 3 चीजें मौजूद होंगी जिसके जरिए आप ऑथेंटिकेट होके अपनी ये एप्लीकेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे ही ये बात हुई तो अब द वर्ल्ड इज ओपन, यानी कि एनीथिंग व्हिच हैज अ नेम कैन बी अ पेलोड, तो बस वर्ल्ड इज ओपन टू यू। अब आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन विद सर्टेन बाउंड्रीज, और वो बाउंड्रीज क्या हैं? वो बाउंड्रीज ये हैं कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले ये चाहिए कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड अ यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन। उसको यहाँ पे बोलते हैं URL की बजाय URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, विच इज एक्चुअली URL, ठीक है, जिसके जरिए आप इस रिसोर्स तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल दैट्स वन। इसके बाद दूसरी बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि जनाब तमाम HTTP के स्टैंडर्ड्स वैसे ही रहते हैं जिसको हम क्रूड बोलते हैं आमतौर पे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैनिपुलेशन के डेटा को, वो मौजूद हैं, और वो सारे ऑपरेशंस आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? थ्रू गेट पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई 2 बातें, इनमें कोई खास बात नहीं थी। अगली 2 बातें जो है वो खास हैं। वो अगली 2 बातें ये कहती हैं कि जनाब आपका जो मैसेज होगा, ठीक है, वो उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी और स्टेटलेस इंटरैक्शन से क्या मुराद है? जरा पढ़िए इस स्लाइड को। अब आपने मैसेज में इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे आप ये बता सकें हाउ टू प्रोसेस द मैसेज। लेकिन ये वो चीज है जो कि एब्सोल्युटली नहीं है एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन। पहले मैसेज जाता था सिर्फ, अब मैसेज के साथ कंट्रोल स्टेटमेंट भी जाती है। ये भी मैसेज साथ में ये लेके जाता है मेरा करना क्या है, मुझे तुमने कहीं इम्बेड करना है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझे तुमने कहीं इम्बेड करना है, मैं एक कोड हूं जिसको तुमने एक खास रन टाइम में एग्जीक्यूट करना है, मैं एक तस्वीर हूं जिसे तुमने एक HTML के फ्रेम में दिखाना है, मैं एक हेडर फाइल हूं जिसको बैकग्राउंड में अपडेट होना है, व्हाट नॉट। दैट्स द सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज, जो कि और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसकी ब्यूटी है कि ये हमारे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, यानी कि हम जब फील्ड में आ गए, जब ये हुआ है। और ब्यूटी इसके ये एक साहब का PhD थीसिस था, तो इस किस्म के PhD थीसिस होने चाहिए एक्चुअली, कि जो एक्चुअली एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन पैराडाइम को शिफ्ट करें। अच्छा जी, रिसोर्सेज आर डीकपल्ड फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेशन, डीकपल्ड कर दिया सो दैट देयर कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चौथी, ये एक नई चीज थी। दूसरी चीज स्टेटलेस इंटरैक्शन। अब स्टेटलेस इंटरैक्शन के कुछ फायदे थे जो कि खासे ज्यादा थे, कुछ नुकसान थे जो कि कुछ कम थे। ठीक है जी, कॉर्बा के मुकाबले में और डीकॉम के मुकाबले में फायदा ज्यादा, नुकसान का। वो क्या था? जब आप एक तो हो गया कि भाई आप स्केल हो जाओगे, ठीक है जी। मैसेज का जो मीनिंग है वो कन्वर्सेशन की स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अभी लिसनिंग मोड में हो, नहीं हो, आपको कोई एग्जीक्यूशन करनी है, यू आर इन मिडल ऑफ समथिंग, कुछ भी हो रहा है, उस दौरान आपकी स्टेट के उस पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो मीनिंग कैरी हो रहा है वो कैरी हो रहा है। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है सिस्टम को। आप एक मैसेज भेज के ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो मैसेज का इस वक्त सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सिस्टम उसको उसी तरह लेगा जिस तरह किसी भी और रिक्वेस्ट को लेगा, और किसी भी स्टेट पे उसको चेंज नहीं करेगा। दैट वन। स्केलेबिलिटी की वजह यह है, जैसे कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या आपको फायदा हो रहा है कि आपको बहुत जल्दी से आपकी रिसोर्सेज फ्री होती हैं तो वो दूसरे को मिल जाती हैं। तो वो जो लेके बैठे रहने का मामला था जिसमें पूरी गार्बेज कलेक्शन की साइंस जावा को डालनी पड़ी,
तो वो सब कुछ इसका हिस्सा एक्सक्यूज मी, वो सब इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन इसके साथ यानी कि इट वुड बी एफिशिएंट, it would be safe and secure, and it would give you most of the time a very reasonable and same behavior. That's ये तो बेसिक बात हो गई। लेकिन इसमें जो फर्क है वो फर्क ये है कि जो इसमें नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो उसमें कुछ इश्यूज यूं आ सकते हैं कि आपके साथ ये जो ऊपर आप सिर्फ मैसेज नहीं भेज रहे ना, आप उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि करना क्या है। तो करना क्या है, वुड इंक्रीज द पेलोड ऑन द नेटवर्क, इवेंचुअली द नेटवर्क ट्रैफिक वुड गोना राइज। तो 4 बातें हुई जनाब रेस्ट की जो इसके जिस पे ये बेस्ड है। एक तो ये रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन थ्रू यूआरआई, दिस अ न्यू थिंग। यूनिफॉर्म कंस्ट्रेंट इंटरफेस हो गया है। पहले तो आप कुछ भी डाल देते थे, अब उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये कंपैरिजन हो रहा है पिछले वाले तरीकों से जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज यूज बनाते थे। डिस्क्रिप्टिव मैसेज नई चीज है, स्टेटलेस इंटरैक्शन ये। तो अब आपके पास एक पूरी वो मिल गई आपको कि पूरे एलिमेंट्स मिल गए और हर एलिमेंट मुख्तलिफ काम कर सकता है और मुख्तलिफ एरियाज को हिट कर सकता है। इसकी बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि डेटा एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो डेटा से मुताल्लिक हैं, कौन सी कनेक्टर्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो एग्जांपल्स कैसे मिसाल के तौर पे वो कैसे यूज हो रहे हैं। इसको जरा सा आपको उससे भी शायद देखना पड़े कि किताब से इसको आप जरा सा जरूर देख लीजिएगा। तो रेस्टफुल सर्विसेज सारे जहां में यूज हो रही हैं। Amazon S3 का जो मशहूर ज़माना सिंपल स्टोरेज सर्विस है वो भी इसी को यूज कर रहा है। और ये 3rd पॉइंट पढ़ें, देखें इसको पढ़ें, इट गिव्स यू द इनसाइट। इसको पढ़िए जरा। तो ये एक्चुअली 2 लेयर्स को बता रहा है कि जनाब पहले तो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि नेम्ड पीस हैं, यानी कि वो जो अभी हम पिछली दफा में बना के आ रहे हैं ना कि एनी रिसोर्स, एनीथिंग व्हिच हैज अ नेम कैन बी अ रिसोर्स। तो यहाँ पे वो जो नेम्ड रिसोर्सेज है उसको ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं और वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक कंटेनर में रख देते हैं जैसे बकेट्स कहते हैं किसी मेटा डेटा की मदद से। तो विच इज द क्लासिकल वे ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगले 10-20 साल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। तो जिसने भी फील्ड में सरवाइव करना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पकड़ता रहे बस। तो हियर इज अ डायग्राम, और ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक चीज दिखा रही है। चले जी, एनीवन हु वांट्स टू कमेंट। सोप एक नई चीज आई है, इस पे अभी हम गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम को देख लें, यूडीडीआई को भी देख लें और डायग्राम को भी देख लें। एनीथिंग इज अ रिसोर्स, यस एसन, डेटा इज रिसोर्स। ठीक है जनाब। तो अब ये जो डायग्राम है हमारी, ये हमें 2 चीजें दिखा रही है। ठीक है, वो क्या दिखा रही है कि जनाब देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड देन देयर इज अ रजिस्ट्री एंड देयर इज अ सर्विस रिक्वेस्टर। यही चीज होती है ना किसी भी सिस्टम में। टू मेक इट ऑपरेशनल आपके पास यही 3 चीजें होती हैं। एक आपका रिक्वेस्ट करने वाला होता है, एक आपका रिक्वेस्ट प्रोवाइड करने वाला होता है। लेकिन अब आपको ये कैसे पता कि किससे रिक्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री क्या करेगा, रजिस्ट्री ये करेगा कि वही काम करेगा जो घरों की रजिस्ट्री करते हैं। ठीक है, डीसी ऑफिस वाले। तो वो वहां से आपको पता चलेगा आपको जो चीज चाहिए वो कहाँ पे है, वो किसके पास है, उसका एड्रेस क्या है। और जब आपको ये एड्रेस पता चल जाएगा तो आप इस पे आएंगे और उस पे गुफ्तगू करेंगे। अब सबसे पहले आपको इससे राब्ता करना है। ठीक है जी, उस राब्ते के लिए आपको कोई जुबान आनी चाहिए कि भाई वो किस तरह लिखा जाए इंटरफेस, किसके जरिए वेब सर्विसेज का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है जिसके जरिए वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो उसके लिए है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो वेब सर्विसेज की तमाम मालूमात के लिए एक स्पेसिफिक
बिल्कुल आसान सा बेसिक फॉर्मेट बना दिया गया है कि जनाब इसके जरिए ये लिख दी जाएगी, उसके इनपुट आउटपुट के पैरामीटर्स तय हुए हैं, प्रोटोकॉल कैसे बाइंड करेगा, क्या करेगा, द रूल्स आर रिटन। तो आप WSDL के जरिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके जरिए आप क्या करेंगे, आप इससे कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, आप करेंगे अच्छा भाई ये सर्विस आपके पास हो, इसके अगेंस्ट में एक WSDL डॉक्यूमेंट भेज देगा जिसमें उस जो सर्विस आपको चाहिए उसकी लिंक भी होगी। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर से बात करना पड़ेगी। ठीक है, अब बात करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए, तो वो SOAP है। ठीक है जी, इसको सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये इसी की बेस पे है, आपके XML की बाइंडिंग पे है, कुछ नई चीज है नहीं, बस उसके अपने कुछ हेडर्स हैं जिसकी बेस पे वो तय करता है कि क्या क्या चीजें होंगी। आप समझ लें एक सॉर्ट ऑफ एनवेलप है। ठीक है, जिसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस के पैरामीटर, ये वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये बिल्कुल इस तरह की चीज है कि जिस तरह का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह की चीज है। ठीक है, तो उसके जरिए वो रिक्वेस्ट कर देगा, उसके अगेंस्ट में रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अब इसको जो पता चला कि ये चीज यहाँ पे मौजूद थी, तो इसके लिए किसी को बताना पड़ेगा ना। ये सब पब्लिक है, बिल्कुल दिस इज ऑल पब्लिक। और इस रजिस्ट्री को अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो ऑफ कोर्स इसकी है। जो अपने आप को बेच रहा है वो जाके अपने आप को रजिस्टर करे, ताकि लोग जब वहां पे आए तो उन्हें पता चल जाए। तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर, जिसमें आपके सामने आपको ये नजर आया कि ये जो UDDI रजिस्ट्री है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। तो इसकी पूरी तफसील आगे आनी है। ठीक है, तो इस रजिस्ट्री का काम यह है कि ये एडवर्टाइज कराए और डिस्कवरी करके दे वेब सर्विसेज की, किसको, क्लाइंट्स को। ठीक है जी, वो उनके मुख्तलिफ आइडेंटिफायर, कैटेगरीज और मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस की बेस पे वो वेब सर्विस को ढूंढ लें यहाँ पे। लेकिन इस रजिस्ट्री को अपडेट करने की जिम्मेदारी है सर्विस प्रोवाइडर की। ठीक है, कि वो अपने आप को यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेटेड रखें यहाँ पे। और जिस जुबान में ये डॉक्यूमेंट मिलना है और ये लिखा जाना है वो वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, और जिस जुबान में आपने कॉन्ट्रैक्ट मांगना है और सर्व होना है वो SOAP है। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, बिल्कुल। और इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपको जब आप उससे कोई सर्विस मांगेंगे तो उसके मैसेज जो आएगा उसमें आएगा कि ये चीज है, ये इस तरह एग्जीक्यूट करो इसको, क्वालिटी ऑफ सर्विस हम ये गारंटी करेंगे, इसके रिजल्ट्स ये हैं, इस तरह के आर्किटेक्चर पे ऐसे चलेगा। उसकी पूरी तफसील SOAP का मैसेज कैरी कर रहा होता है। कैन आई गेट अ वन ब्रेक प्लीज? चले जनाब, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल स्टैक है। असल में आप देख ही सकते हैं फॉर एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिस इज टू सिंपल। ठीक है, तो एज इट इज टू सिंपल, तो वी नीड टू इम्प्रूव इट एंड वी नीड टू ऐड मोर फंक्शनल फीचर्स टू दैट। तो उसके लिए मुख्तलिफ मॉडल्स प्रपोज हुए, और उन मॉडल्स में जो बहुत वन ऑफ द मॉडल इसके जनाब आपको एक पूरा प्रोटोकॉल स्टैक बना के दे देते हैं। ठीक है जी, और उस प्रोटोकॉल स्टैक से आप मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के काम कर लेंगे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल स्टैक में से आपको जो चीज चाहिए होगी आप उसको यूज कर लेंगे, जो चीज नहीं चाहिए होगी आप उसको रहने देंगे। अब ये वेब सर्विसेज का एक प्रोटोकॉल स्टैक है ना, आप इसमें से कुछ चीजें आपको चाहिए हैं, कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए हैं, तो इट मे बी यूज और मे रिमेन अनयूज्ड। तो इसमें अब क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, तो भाई ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये सारा वही देखें, ये IIOP वही प्रोटोकॉल है जो कॉर्बा वाला है। ठीक है जी, तो इसको छोड़ दें, हम तो सिंपल HTTP FTP से काम कर रहे हैं। फिर मैसेज पासिंग के लिए हमारे पास SOAP है।
लेकिन अगर आप चाहें तो वेब सर्विसेज के अपने एड्रेसिंग, ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, अपने अपने कोऑर्डिनेशन के चीजें मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए आप WSDL और UDDI को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर अदर ऑप्शंस जो कि फैसिलिटेट करेंगे इसी पूरे प्रोसेस को। असल में इसका तरीका ये हुआ कि मुख्तलिफ लोगों ने जी, तो मुख्तलिफ पेपर्स ने मुख्तलिफ चीजें प्रपोज की, ठीक है, और ये आज के नहीं खासे पुराने पेपर्स हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए जनाब सिक्योरिटी भी प्रपोज कर दी, रिलायबल मैसेजिंग का मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज कर दिया, और प्रोसेसेस एंड कंपोजिशन के लिए नोटिफिकेशन हो गया। ये जो दूसरा बॉक्स है ये इट डिपेंड्स, इससे इसके बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज दे दी गई कि बिजनेस प्रोसेस आप लिखें वो डायरेक्टली वेब सर्विसेज में आपको कन्वर्ट करके देता है वो मॉडल। तो ये बिल्कुल, और भी टूल्स हैं जो बिजनेस प्रोसेस से डायरेक्ट आपको सर्विसेज जनरेट कर देते हैं। तो डिफरेंट लेवल पे आपको डिफरेंट चीजें चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन, लेकिन जो समझने की चीज है द स्टैक इज कंप्लीट, ठीक है जी, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड डेमोन्स्ट्रेटेड स्टैक है अब तो इस वक्त, ठीक है जी, और आप वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है एंड इट इज अंडर यूटिलाइजेशन। तो अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इन चीजों को भी काफी हद तक स्टैंडर्डाइज कर गए, ठीक है। अब इसमें आप मुख्तलिफ एरिया के मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इन स्पेसिफिकेशन एरिया में आपने कोर सर्विस मॉडल भी दे दिया, नोटिफिकेशन, वर्क फ्लो, सिक्योरिटी, यानी कि आपने इसको काफी हद तक बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये अब इसको यूज कितना करना है, दिस इज अप टू यू, यानी कि अगर आपने कोर सर्विस मॉडल यूज करना है तो आप XML, WSDL और SOAP को यूज करते रहें, लेकिन अगर आपको सर्विस इंटरनेट चाहिए या आपको रिलायबल डिलीवरी चाहिए तो आप मुख्तलिफ मैसेज के डिलीवरी मैकेनिज्म और मुख्तलिफ एफिशिएंट मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप उसके नोटिफिकेशन मैकेनिज्म यूज कर लें, वर्क फ्लो के लिए। तो इस मॉडल में जो हमने पहले देखा है इसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ यूज हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल ये आप आराम से समझ जाएंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 10 जो है पोर्टल्स एंड यूजर इंटरफेसेस, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आपको उस डायग्राम में नजर आएगा कि आप मुख्तलिफ पोर्टल का कोई भी एप्लीकेशन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशंस तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, पोर्टल्स आप इसके अंदर से यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए सर्विस डिस्कवरी तो आप UDDI भी यूज कर सकते हैं, आप रिसोर्स प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ्रेमवर्क अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जिस तरह इसके पहले वो 2 टियर आर्किटेक्चर से जब हम मूव हुए थे N टियर आर्किटेक्चर पे, तो वेब सर्विसेज के मॉडल में ये बड़ा लॉजिकल रहा क्योंकि डेटा लेयर अलग हो गई और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लॉजिक जो है वो उसने वेब सर्विसेज को पकड़ लिया। अब वो चाहता है कि भाई ये मैसेज है और उसको इस तरह यूज करो, ये रिसोर्स लेके आ रहा हूँ इसको इस तरह इस्तेमाल करो। ये 2 लेयर इतनी बात कर लेती हैं और डेटा के जो लेयर है वो मौजूद होती है। अगर वो कोई कोड ला रहा है तो वो उस डेटा को यूज करके एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अगर वो सिर्फ डेटा ला रहा है, उसका मकसद सिर्फ इस डेटा में सेव होना है, तो वो सेव भी हो सकता है। अगर वो ऐसी चीज ला रहा है जैसे प्रोसेस भी होना है, एग्जीक्यूट भी होना है, सेव भी होना है, तो वो भी हो सकता है। तो ये 2 लेयर वेब सर्विस के पास से लॉजिकल कनेक्शन में आ गई, ठीक है जी। और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन की लॉजिक की लेयर और डेटा की लेयर उसी तरह अवेलेबल रह गई। ठीक है जनाब, कैन आई गेट अ 1 प्लीज? अच्छा 1 शायद पहले के तो नहीं थे, अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है। चलें, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी जिस तरह स्टैंडर्डाइजेशन वेब सर्विसेज के कॉन्सेप्ट में हुई है, बिल्कुल उसी तरह की स्टैंडर्डाइजेशन किससे हुई है, ग्रिड्स के लिए हुई है। तो ग्रिड वालों ने भी अपना एक ओपन सिस्टम बना दिया और उसके अगेंस्ट में जिस तरह बहुत सारे ओपन क्लाउड के फ्रीवेयर जैसे ओपन सोर्स सोल्यूशन हुए, निबिला हो गया, यूक्लिप्टस हो गया,
और इस तरह के एक दो और वेल नोन। तो इसी तरह OGSA जो है उन ग्रिड वालों ने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया कि जनाब ये हमारा ओपन आर्किटेक्चर है, कोई भी डिप्लॉयमेंट करना चाहें आप तो इसको फॉलो कर लें तो इंटरऑपरेबिलिटी विल नॉट बी एन इशू। ठीक है उसको, और ये आज भी वर्केबल है। ओपन ग्रिड सर्विसेज आर्किटेक्चर इज वर्किंग और इट गिव्स यू होलिस्टिक व्यू ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, जॉब सबमिशन, और उसके बाद जितने भी मिडलवेयर बने ग्रिड के जिनका काम ये सब कुछ कराना था, जिसमें यूरोपियन रिसर्च सेंटर का था, जिसमें बोइंग है, जिसमें EGEE है और जिसमें और भी जिन पे मैंने काम किया है, तो वो सब OGSA से कंप्लाइंट थे और वो जो काम OGSA ने लिस्ट किए थे वो सारे उसको परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर अब तो आपकी इतनी इंसाइट डेवलप हो ही गई है कि अगर आपको इसको यानी कि ग्रिड आर्किटेक्चर बनना है तो आपसे मैं पूछूं कि भाई वो 5 मोटे काम कौन से होंगे which any grid architecture needs to do, तो आप बड़े आराम से मुझे बता पाएंगे कि जनाब ऑफ कोर्स ग्रिड पे काम जाना चाहिए, दैट इज जॉब सबमिशन, उससे रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज रिजल्ट कलेक्शन, उस जिस भी चीज पे डेटा पे वो काम कर रहे हैं उस डेटा का एक्सेस होना चाहिए, दैट इज वन। फिर फॉल्ट टॉलरेंस के जनाब कोई भी फॉल्ट आ जाए तो उस वक्त उससे बचा जा सके, सिस्टम के अंदर प्रोविजन हो कि उसको एब्जॉर्ब कर सके और ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके और मुख्तलिफ लेवल की ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आपको मिल सके। तो ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल चीज है और जो OGSA का आर्किटेक्चर है वो इसी को डिपिक्ट करता है। तो इसको अगर आप देखें तो आप ग्रिड के साथ आप अपने उसको शेयर कर लें, यानी कि आप ग्रिड के साथ वेब सर्विसेज भी लगा दें, आप कुछ भी लगा दें, या आपकी मुख्तलिफ ग्रिड एप्लीकेशंस है, ठीक है जी, और ये OGSA का आर्किटेक्चर, ठीक है, और जिसमें सिक्योरिटी भी है, एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, सेल्फ सर्विसेज है, और इसकी जो अंडरलाइंग लेयर है वो वेब सर्विसेज पे बेस्ड है। ठीक है जी, आपके इससे आपको फायदा ये होगा कि ये आपका फैब्रिक हो गया, ये अंडरलाइन लेयर हो गई, यहाँ पे आप कुछ भी यू कैन हैव अवेलेबल एनीथिंग, ठीक है जी। तो मतलब दिस अंडरलाइन लेयर कैन बी ब्लॉकचेन, दैट कैन बी वेब सर्विसेज, दैट इन ओल्ड डेज इट कैन बी कोरबा, सब कुछ, और उसके ऊपर ये आपका मिडलवेयर है जो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की कम्युनिकेशन इसके ज़िम्मे है, एप्लीकेशन इससे बात करके जवाब सवाल करती रहे, और ये वो अंडरलाइंग एब्स्ट्रैक्शन है जो ये OGSA आपको प्रोवाइड करता है। जब आप ये कर लेते हैं तो इससे आपको जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपको, पढ़िए जरा पानी की, प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड। जी जनाब, सेकंड पॉइंट कैसे मिल रहा है हमें OGSA से? एनी आइडिया? मैसेज में लिखते हैं या वैसे बता दें? पहला तो समझ आता है कि ठीक है जी, हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की और यूजर मैनेजमेंट की सर्विसेज मिल रही हैं इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडेबल। QoS कैसे मिल रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, फॉल्ट टॉलरेंस जब वो करेगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएगा रिसोर्स की तो आपका QoS बेहतर हो जाएगा।
ठीक है, दोनों चीजों से। पब्लिश्ड इंटरफेस होंगे तो कोई भी हुक कर सकता है। 4 हुक्स यहाँ से ले ले और 2 हुक्स अपने डेवलप कर ले, गेट थिंग्स डन। आइडिया तो यही है ना कि यू कैन प्लग एंड प्ले थिंग्स, तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। देन एक्सप्लॉइट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जब आपका एक आर्किटेक्चर होगा तो फिर लामहला अगर मेजॉरिटी उस तरफ शिफ्ट हो गई तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को भी बहरहाल उसी तरफ जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इंटीग्रेट, वर्चुअलाइज एंड मैनेज सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। सर्विसेज ज़ाहिर है ग्रिड की अपनी सर्विसेज भी हो सकती हैं जो वो नीचे से वेब सर्विसेज के जरिए गवर्न करवा देगा। ठीक है जनाब, आई थिंक दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम, राइट। अब हम आ रहे हैं इस पे कि जनाब जो हमारा डायरेक्ट मैं उस पे जा रहा हूँ कि जो सोआ के अंदर जो सबसे कमाल बात है वो ये है कि उस रजिस्ट्री को पॉपुलेट होना है और उस रजिस्ट्री को पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी सर्वर नेट के प्रोवाइडर्स की है, सर्विस प्रोवाइडर्स की है, लेकिन उस रजिस्ट्री ने अपने आप को मार्केट करना है, ठीक है जी। और जो सर्विस रिक्वेस्टर है वो आप इसको, इस रजिस्ट्री का आप रिक्वेस्ट ब्रोकर भी कह सकते हैं कि वो अगर मैं उससे पूछूं कि एबीसी काम करने वाली चीजें हैं तो मुझे लिस्ट कर दे कि आप इस सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस ले सकते हैं इतने की, इस सर्विस प्रोवाइडर से एबीसी सर्विस ये भी दे रहा है, इतने की दे रहा है, इसके ये रिव्यूज हैं, इसके ये रिव्यूज हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो जैसे दराज पे मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे बताता है कि मेरे इस स्टोर पे ये चीज मौजूद है, इसकी ये रेटिंग है, इसकी ये रेटिंग है। तो ये पूरा काम होना है ना, यानी कि डिस्कवरी भी होनी है, रजिस्ट्रीज भी होनी है और मेटा डेटा के जरिए उन सारी चीजों की एनालिसिस भी होनी है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो बिजनेस एज द स्लाइड सजेस्ट कि इन SOA बिजनेस सर्विसेज नीड टू डिस्कवर आफ्टर, ये हमने बात कर ली। तो रजिस्ट्रीज जो हैं वो तो सोफिस्टिकेटेड हैं और ठीक है, उनके अंदर आपने नेमिंग डाली हुई है तो वो आप नेमिंग से उसको हैंडल कर भी लेंगे। यू कैन गेट ऑन विद थिंग्स, वो क्लासिफाई कर लेगा, वो मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर लेगा और वो सर्विसेज को मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन से सेव भी कर लेगा, उसी से वो डिस्कवर भी रहेंगी और मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन आप रजिस्ट्री के डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, डिलीट करें, आपको किस किस्म के ऑपरेशन रन करने हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद दैट तो आप प्रोसेस ये होगा कि सर्वर सबसे पहले रजिस्टर कर देगा, क्लाइंट उसे लुकअप करेगा, उसके अगेंस्ट में उसे एक WSDL डॉक्यूमेंट मिलेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्लाइंट जो है वो सर्विसेज को इन्वोक कर लेगा सर्वर से, ठीक है जी। तो इस वजह से UDDI का एक बड़ा खास काम बन रहा है, जैसे कि स्टेट्स यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। तो डिस्क्रिप्शन ताकि उससे एक तरह से पता चले कि कौन क्या कर रहा है और कोई गलत ना बोल रहा है, दैट्स वन, और उसके पास उसकी वो पूरी रिपोर्टिंग्स मौजूद हों, ये तो हो गई एक बात। फिर डिस्कवरी के लिए यानी कि वो बेस्ट ऑप्शन निकाल के देना और सारे लिस्ट करना, वो सब डिस्कवरी है। और फिर इसको इंटीग्रेशन में इस तरह हेल्प करना कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको सिस्टम का पार्ट बनाना फॉर फ्यूचर डिस्कशन एंड इंस्टांसेस, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को हम जरा गौर से देख लेते हैं। जी जनाब, थोड़ा सा spend 5 minutes on it and then I'll ask you.
चलो जी, देख लिया कौन बात कर रहा है भाई? चले मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। तो अब बेसिकली ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ये दिखा रही है कि जो यूडीडीआई की रजिस्ट्री है उसमें मुख्तलिफ एंटिटीज होंगी और वो उनका आपस में रिलेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन किस ट्री में स्टोर हुई है। वो ट्री का की सेंस क्या है? तो वो ट्री की सेंस ये है कि जब भी यानी कि पब्लिशर असर्शन का मतलब है कि दो पार्टीज बात करने जा रही हैं, तो दीज आर टू एंटिटीज, ठीक है, और ये ह्यूमन रीडेबल है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक दूसरे से क्या सर्विस ले रही हैं, बिजनेस सर्विसेज, अच्छा जी ये होगी, वो कह रहे मैं ये दूंगा, वो कह रहा मैं ये लूंगा, तो उनके बाइंडिंग टेम्पलेट, ठीक है जी। और वो क्या उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होंगी, वो क्या लिखेगा एग्जैक्टली तो वो उसकी सर्विस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, वो सारे मॉडल्स, ठीक है जी। और वो सारी तफसील ऑफ कोर्स हाँ यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो वो एक्सेसिबल होगी और उसकी पूरी सर्विस डिस्क्रिप्शन तमाम मॉडल्स की यहाँ पे मौजूद होगी। तो दिस इज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। जिन लोगों ने ब्लॉकचेन पढ़ा है मेरे साथ, तो यू कैन इजीली रिलेट टू दी टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उसमें भी हम इसी किस्म की बात करते हैं, लेकिन वहां पे कोई एज सच यूनिवर्सल डिस्कवरी नहीं है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता तो इसी किस्म का है कि हम आपको ये देंगे और आप हमको ये देंगे, लेकिन फिर वो दो या दो से ज्यादा लोगों में के दरमियान एक एक चेन के अंदर ही मौजूद लोगों के दरमियान हो रहा होता है, ठीक है? यहाँ तक बात सही है जी? खैर, चलिए, तो वंस यू हैव दैट, तो आप ये जो भी आपकी डेटाबेस है जिसमें आपने ये सब कुछ रखना है, तो उसका एक तरीका ही हो सकता है, एक मॉडल, तो दिस इज वन ऑफ द मॉडल। द अदर मॉडल कुड बी कि आप इंटरैक्शंस को क्या करें, रख लें। इवेंट जो है वो सब्सक्राइब करेगा टू पर्टिकुलर टाइप इवेंट्स एंड रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम द एक्चुअल परचेज। आपने डिस्कवरी में आए, आपने कहा भाई मुझे तो इस किस्म की चीज चाहिए होती है, तो आप क्या जब भी आए भेज दीजिएगा मेरे पास, तो आप चले गए। अब जब जो भी सर्वर इसमें डालता जाएगा ऐसी चीजें, वो तलाश कर रहा होगा फॉर एवरी क्लाइंट, अच्छा इसको तो चाहिए था लोन की सेल, तो ये जितने लोन की सेल वाले हैं वो इसको भेज दो। तो दिस इज पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल। कोई इशू इसमें? कैन आई गेट वन प्लीज? फायदा क्या होगा इस तरह करने का? एक क्लाइंट को मुस्तकिल पोल करने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछता रहा, उसकी जरूरत नहीं है। उसने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी, जनाब मुझे 400 गज का सिंगल स्टोरी घर चाहिए इस इलाके में। अब वो उसको पास जब आएगा तो उसको बता देगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक और एरिया इसका खत्म हो गया यूडीडीआई का, और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सिमेंटिक वेब को अगर हम ग्रिड के साथ में लाएंगे, तो सिमेंटिक ग्रिड सर्विसेज जो हैं वो किस किस्म के प्रोजेक्ट्स इससे हमें निकल सकते हैं, किस किस्म की यूजर रिक्वायरमेंट सिमेंटिक ग्रिड से पूरी हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल भी होगी, पोस्ट प्रोसेसिंग भी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जाहिर है वो तो उसने अपने रिकॉर्ड को भी तो अपडेट करना होगा, यूजर एक्सपीरियंस भी लेना होगा। पब्लिशर भी हो सकता है उसको बताए कि हाँ भाई ये क्लाइंट सही नहीं था, और क्लाइंट भी हो सकता है बताए कि ये सर्विस प्रोवाइडर सही था। तो पोस्ट प्रोसेसिंग अपडेट्स तो रजिस्ट्री में आएंगे। बिल्कुल सही कहा। चलें जी, प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड।
देखिए सिमेंटिक वेब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो ये था कि कंप्यूटर्स ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट विद द वेब। ठीक है जी। तो इसमें और बहुत तरह की बातें थी। इसमें था कि जनाब कि सिमेंटिक वेब के एजेंट्स जो होंगे वो एज ए रिसोर्स ब्रोकर वो कम्युनिकेट करेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने मास्टर्स की बिहाफ पे ट्रेडिंग करेंगे और आजकल करते भी हैं। दिस इज नो अफसाना, दिस इज एक्चुअली बीइंग डन। आप यहाँ भी कर सकते हैं। यू कैन हैव बॉट्स अवेलेबल जो कि आपके इसमें बाइंग सेलिंग रन टाइम पे कर जाएं आपकी इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये सब था कि वो उसकी मीनिंग ड्रॉ करेंगे और उस वक्त वो सिमेंटिक वेब का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्यूटर्स कैन डायरेक्टली interact with the web, World Wide Web, without human intervention. तो उन्होंने कहा there's a logical link, क्योंकि ये ग्रिड की सर्विसेज देने के लिए जो आप मेटा डेटा के जरिए ऑटोमेट करवा रहे हैं डिस्कवरी और इंटीग्रेशन सर्विसेज की, तो उन्होंने कहा this is a logical extension to what Semantic Web was offering, or not, if not offering what Semantic Web ought to offer. So in this sense, there's a logical extension that these two things should integrate, and with that we can have a semantic grid, and a semantic grid would be able to do what? Would be able to deliver humanless interaction, and things can be done on the fly. ठीक है जी। तो here is the third point। ठीक है जी। तो सिमेंटिक ग्रिड के जरिए क्या होगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहां सॉफ्टवेयर इंजन जो है वो डायनेमिकली डिस्कवर करें और इंटीग्रेट करें, इंटरऑपरेबल सर्कमस्टांसेस बिल्ड करें बिटवीन अदर एजेंट्स टू गेट थिंग्स डन, जो भी उनका परसीव्ड गोल है। सॉफ्टवेयर एजेंट्स नीड अ परसीव्ड गोल जिसके जरिए वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उसके जरिए उस कंबाइंड ऑब्जेक्टिव को ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस अचीव कर लें। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? तो इसकी लॉजिकल डायग्राम ये बनती है। ठीक है, यू हैव वेब सर्विसेज एंड यू हैव ग्रिड एंड यू हैव सिमेंटिक वेब, एंड वंस यू इंटीग्रेट दैट तो यू विल गेट अ सिमेंटिक ग्रिड। ठीक है जी। तो एक ऐसी ग्रिड जो वेब सर्विसेज की वजह से वेब सर्विसेज से मुस्तार करे वो सारी चीजें जो वेब सर्विसेज का पैराडाइम दे रहा है, जिसमें UDDI है, जिसमें SOAP है, जिसमें WSDL है, वो सब ले ले और सिमेंटिक्स दे, अपने सॉफ्टवेयर एजेंट्स दे जो इन सारी चीजों को, ये जो मैंने नाम ली, इनको यूज करना शुरू करें वेब सर्विसेज को, और ये दोनों चीज मिलके ग्रिड से रिसोर्सेज से अपनी काम कराना शुरू करें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये बात समझ में आई? कैप्चर कोड इसीलिए होता है ना कि उसको पता चले ऐसे रिसोर्स ओनर को कि आप जो हैं वो ह्यूमन हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे। यार आप भी तो हर गेट पे आने वाले को घर में नहीं बुलाते ना। तो भाई अगर मैं एक सॉफ्टवेयर एजेंट हूं तो आई नीड टू बिलोंग टू अ ट्रस्टेड डोमेन टू गेट माई सेल्फ इन टू योर सिस्टम। तो अगर मैं एक सॉफ्टवेयर एजेंट हूं एंड आई एम presuming and I am declaring myself as a human, तो उसके लिए मुझे अगर कोई इंट्रूडर, एजेंट, सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड वो अपने आप को ह्यूमन जाहिर कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपने आप को कंफर्म करवाना पड़ेगा ना। तो इसलिए that's why you need a capture code। ठीक है ऐसे? तो आप कहेंगे कि अच्छा वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंटरऑपरेबिलिटी ये वो, और अब जब करने आते हैं तो वहाँ कोड लगा देते। तो कोड मैंने उसके लिए आपको बताया कि आप अपने घर में किसी को नहीं आने देते ना, एटलीस्ट समवन नीड्स टू बी ट्रस्टेड टू गेट इन आवर होम ना। तो बिल्कुल वही वाली बात है। बात समझ में आ रही है? सर ग्रिड सर्विस की कोई एग्जांपल कि मतलब हमें ग्रिड सर्विसेज में कन्वर्ट करके जो सोप की सर्विसेज थी या
सोआ से मिल रहा था, क्या हमें मिला, क्या हमने उसमें ईज क्या किया हमने? आज जो कुछ आपको मिलना है ना, वो ये तीनों चीजें मिल रही हैं। असल में जो करंट स्टेट है इस फील्ड की, वो तो इससे आगे जा चुकी है ना। तो जो कुछ आपको मिलता हुआ दिखता है ग्रिड से, वो इन सब चीजों से मिलके बन रहा है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आई कैन गिव यू 5 सच एग्जाम्पल्स। मतलब कोई भी डोमेन है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे नेटफ्लिक्स से मूवीज डाउनलोड करनी है, या नेटफ्लिक्स पे मैंने कुछ सीरीज देखनी है, या मैंने फेसबुक के किसी पेज से इंटरेक्शन करना है और एनालिटिक्स जमा करनी है, मैंने अपने यूट्यूब की वीडियोस, जो आपकी वीडियोस मैं आप करता हूँ, मुझे इनकी एनालिटिक्स करनी है, तो इन सब चीजों में ये तमाम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं एट दी बैक। क्योंकि 3 ही चीजें हैं ना, कि एक रिसोर्स एक जगह से मुझे मिल सके कि मुझे चाहिए क्या, 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप, फिर मुझे पता चल सके वो एग्जैक्टली यूआरएल क्या होगा जहां से वो मुझे मिलेगा, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप उसको कि मैं यूज कर सकूं। और ये मैं जो है ना, मैं हट जाए एज ए ह्यूमन, और ये मेरे बिहाफ पे सॉफ्टवेयर एजेंट्स ये काम कर लें। तो अगर आप इसी वक्त जाके गूगल करें कि कितनी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो एक्चुअली ह्यूमन लेस इंटरेक्शन करवा रही हैं, यू गेट सो मेनी। ठीक है जी। तो वहां पे सिमेंटिक वेब भी चल रहा है, ग्रिड भी चल रहा है, वेब सर्विसेज भी चल रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप मूव पे हैं, आप नहीं देख पा रहे, तो योर एजेंट कैन डू इट फॉर यू। व्हेन आई से एजेंट, आई मीन सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड। अब बिल्कुल इसी तरह जब इस हद तक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है, तो फिर मैं एक एग्जांपल आपको आईओटी से दे देता हूँ कि I was not exactly part of that, but I worked on that project on my postdoc, कि जिसमें ये तीनों चीजें यूज होके ये इंश्योर कर रही थी कि 100 से ज्यादा लोगों को उस अतराफ में उन्होंने वो बैंड्स बनाए थे उस टीम ने, और उसकी बेस पे वो खुद से डिसीजन करती थी, खुद से वो एम्बुलेंस कॉल हो जाती थी, खुद से उनके बेटों को एसएमएस चले जाते थे और अलार्म जनरेट हो जाते थे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। सही। तो दिस कुड बी अ सेकंड एग्जांपल, एंड यू कैन हैव सो मेनी सच एग्जांपल्स, जिसमें बस जो कमाल है ना, जैसे ही हम सेमेंटिक वेब कहते हैं तो आप ह्यूमन को हटा दें, जैसे ही हम सेमेंटिक वेब कहते हैं ह्यूमन को हटा दें। अब जैसे ही आप इसको हटा दें तो वेब सर्विस और ग्रिड की तो लातादाद है मिसालें, मतलब वेब सर्विस और ग्रिड की तो लादादी मिसालें हैं ना। इस वक्त जितना भी सोशल मीडिया आप देख रहे हो, ये सब वेब सर्विस ग्रिड ड्रिवन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअली मैं ग्रिड को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। अभी जैसे हमने बात की थी यूडीडीआई की और ये सर्विस की, जो 3 चीजें आप कह रहे हैं कि जो है हमें एक सर्विस डिस्क्रिप्टर चाहिए, फिर रजिस्ट्री चाहिए सबसे पहले, वहां से हमने जो है वो उसका सर्विस डिस्क्रिप्टर ले लिया, ये क्लासिकल SOA मॉडल हो गया। बिल्कुल। फिर वहां से हमने डेटा ले लिया। तो ये 3 चीजें बैकएंड पे हमने इसके लगा दी, जो वेब सर्विसेज हो गई। सिमेंटिक के लिए हमने उनको जो है ऑटोमेट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स या रोबोट्स। तो ग्रिड इसमें क्या ग्रिड इसके नीचे है ना, ग्रिड इसके नीचे है। ये सब कुछ ये चीज हवा में तो नहीं चल रही ना, इसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर तो ग्रिड ही है ना। मतलब आप जिस जगह से चीज को उठा रहे हैं वो सेकंड लेयर है, पहली लेयर ग्रिड है। सही। एक्चुअली स्टार्टिंग मेरे ख्याल में लेफ्ट साइड है, जहां से ये दोनों एरोज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। एक लेफ्ट एरो एक निकल जाता है ऊपर की तरफ सिमेंटिक वेब सर्विसेज, और एक राइट ग्रिड की तरफ। तो हम कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रहे हैं? ग्रिड सर्विसेज जो राइट पर एरो है, ग्रिड सर्विसेज जो राइट पे एरो है, बिल्कुल ये राइट वाला एरो है ना, इंटरऑपरेबल है ना। ये देखिए, ये जो एरोज आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन से ज्यादा ये आपको ये बता रहे हैं कि सिमेंटिक वेब कैन फ्यूल इनटू बोथ, इनटू ग्रिड एज वेल, इनटू वेब सर्विसेज एज वेल, whereas grid is extending its services for the web services as well and for the semantic web as well। ये इस तरह से चल रहा है। यानी कि जो ह्यूमन लेस इंटरैक्शन है वो वेब सर्विसेज इनेबल्ड SOA आर्किटेक्चर जो है वो ग्रिड पे चलते हुए आपको दे सकता है।
अब आप ये तो आपको मिल गया, अब आप इसको सिमेंटिक हैंडलिंग चाहते हैं, ह्यूमनलेस हैंडलिंग चाहते हैं, तो वो आपको वैसे भी मिल सकती है और वैसे नहीं भी मिल सकती। यानी कि अगर आप सिंपल गूगल कर लें इसी वक्त जाके अपने ब्राउजर पे कि सिमेंटिक ग्रिड की आपको एग्जांपल्स मिल जाएं, तो ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए आईओटी की और ब्रोकरेज की, इसके अलावा और बहुत सारी भी आपको मिल सकती हैं। वही अब ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है, इट्स नॉट नेसेसरी, मुख्तलिफ तरह से जगह पे मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है जी। तो यू कैन सी दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम टेस्ट माइनिंग टू डेटा माइनिंग, एनीथिंग। ये आपका ग्रिड मिडलवेयर का फैब्रिक है, ये आपका ओपन ग्रिड सिस्टम आर्किटेक्चर चल रहा है, यहाँ आपकी सिमेंटिक्स चल रही है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस डायग्राम की एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो ये ओपन ग्रिड सिस्टम आर्किटेक्चर है, ये उसके नीचे आपके फैब्रिक चल रहा है वेब सर्विसेज का, ये आपकी सिमेंटिक क्लियर हो गई। सो इट इज। तो सर इसमें वो चीज भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं जो अभी पिछली स्लाइड्स में बात कर रहे थे कि जो है जॉब स्केड्यूलिंग और फॉल्ट टॉलरेंस और ये सारी चीजें सब ग्रिड आर्किटेक्चर जो है हमारे बिहाफ पे सब कुछ कर लेगा जी। ओजीएस से ये रन, ठीक है। और ये खुद से तो सिमेंटिक वेब उस हद तक, यानी कि ये भी कोई आज की टर्म नहीं है, ये भी 10 साल पुरानी टर्म है, ठीक है, लेकिन ये उस तरह मैच्योर नहीं हो पाई क्योंकि जो प्रॉमिसेस थे वो इतने स्टीप थे कि वो सिमेंटिक से ज्यादा एआई की तरफ बात चली गई। ठीक है जनाब। अच्छा जी, मजीद जस्ट टू टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स, लाइक भाई एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन ग्रिड है, कुछ फूड की है, कुछ गैस एप्लीकेशन ग्रिड है। तो अंडरलाइन आर्किटेक्चर में इन सभी को सिक्योरिटी, रजिस्ट्री, नोटिफिकेशन, वर्कफ्लो सब कुछ चाहिए ना। सो फिजिकल नेटवर्क इज देयर, उसके बाद ये जो एक्सेस स्टोरेज है ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर यू कैन हैव वेरियस फॉर्म ऑफ ग्रिड्स अवेलेबल, और जिसको जो चीज चाहिए वो उसको मिलती रहे, यानी कि मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज को वंस दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल। अभी वहां जो हम कामरा गए थे तो उसमें भी हमने यही प्रेजेंट किया था कि जो कॉम्पैक्ट क्लाउड का विजन है 2025 का, तो वो इसी तरह का है कि सपोज कर लो यहाँ नेवी है, यहाँ आर्मी है, यहाँ एयरफोर्स है, और ये कॉम्बैट क्लाउड है, और जिसको जो चीज चाहिए मिल रही है, यानी कि एक टारगेट के लिए 6 जगह से इंफॉर्मेशन आगे, ऐसा एब्सोल्यूट वो देती है, पिक्चर देती है कि यू जस्ट कैन नॉट मिस इट, ठीक है। तो ये भी उसी तरह की बिजनेस ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग है। You have various service providers, utility providers, and they can be anything. Hospitals हो सकते हैं, schools हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उन सबको वर्कफ्लो भी चाहिए, रजिस्ट्री सब कुछ चाहिए, और वो एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर उनको सारी चीजें डिलीवर कर रहा है। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर। सो दिस बेसिकली sums up जी बिल्कुल, ऐसा गुड एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट, यस, जिसमें तमाम एजेंसीज को मिलना होगा, यस। तो ये ओवरऑल आपकी पिक्चर को पूरा कर देता है कि यू हैव ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, सीपीयू, डेटाबेस, सेंसर, ब्ला ब्ला, इनपुट्स ही आ रही है ना सारी, डेटा सीपीयू से, डेटाबेस से, फिर आपकी मुख्तलिफ सर्विस, क्लस्टर्स, ग्रिड्स सब चल रहा है, सेंसर नेटवर्क चल रहे हैं, और फिर मैसिव प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। उससे फिर आगे आपके कंपोनेंट्स की ग्रिड बन रहे हैं, कोई कंप्यूट इंटेंसिव ग्रिड है, कोई डेटा इंटेंसिव ग्रिड है, एंड दे वर ऑल आर प्रोवाइडिंग वन पिक्चर टू द ओवरऑल सिस्टम। जी वकार, सवाल पूछिए।
तो ये एक लोड और मर्ज का वर्कफ्लो है। तो इसमें मुख्तलिफ CSV फाइल अगर जनरेट होगी तो वो किस तरह बैच वाइज हैंडल होगी, दिस कैन बी अ प्रिटी थिंग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जनाब एक ऐसा लार्जर फ्रेमवर्क जिससे तमाम एंटिटीज कनेक्टेड हों और वाया वेब सर्विसेज उन एंटिटीज को जो भी ऐड अपडेट डिलीट और जितने भी फंक्शंस चाहिए वो सब उनको मिल रहे हैं, वो उनको डिस्कवरी चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, वो सब उनको मिल रही है, ठीक है, और उनको सिक्योरिटी चाहिए, वो सारी चीजें एक लार्जर फ्रेमवर्क सबको दे रहा है और फिर वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सिविल इदारे हो सकते हैं, वो आर्म फोर्सेस हो सकती हैं और उन सबको वो लार्जर फ्रेमवर्क सर्व कर रहा है एज पर नीड जो जो चीजें उनको चाहिए। और दैट्स हाउ अ ग्रिड ऑफ अ ग्रिड वुड बी फॉर्म्ड लाइक दिस कि ये कंप्यूटर इंटेंसिव और डेटा इंटेंसिव हो गई, इसके अलावा कोई आर्म फोर्स की यहाँ हो सकती है, कोई गवर्नमेंट की यहाँ हो सकती है, और वो सब मिलके एक लार्जर पिक्चर का हिस्सा बन रहे हैं। तो दैट वाज, ठीक है जी। एसएन ने जो एग्जांपल दी थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वगैरह की एग्जांपल थी, उस हवाले से मैंने कहा था। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब सिलसिला ऐसा है कि मुझे अभी लेक्चर के दौरान ही मैंने आपसे कहा था कि वो एक मेरी चची बीमार है, उनका इंतकाल हो गया, तो आई नीड टू रश। यहाँ तक मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए थोड़ा आखिर में फास्ट भी किया है, नीड टू रश। तो 4:45 बजे आप अपना ये क्विज 3 को पुट अप कर लीजिएगा। दिस विल टेक यू हाफ एन आवर टू डू इट और इसके आपको बहुत लातातात फायदे होने, ठीक है जी। तो ये मैं गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ और वहां से आप इसको करें। दिस इज एन हाफ एन आवर एक्सरसाइज। इससे ऑटोमेटिकली आपके जो मिड टर्म है उसके भी 2 सवाल आई थिंक वुड बी आंसर्ड, ठीक है। तो ये गूगल क्लासरूम पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा प्लीज। टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक और फिर आप 4:45 बजे शुरू करके इसे 5:15 से पहले क्लोज कर लीजिएगा या मैक्सिमम 5:30 पे क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है सर। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिफाइन कर दें सर क्वेश्चंस को। मैं बता देता हूँ जी सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता। अच्छा जी, ये 3 सवाल हैं। पहले 2 सवाल में तो आपने कुछ भी नहीं करना, सॉर्ट ऑफ इंटरनेट सर्वे करना है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की पब्लिक क्लाउड से आपके पास क्या ऑफरिंग नजर आ रही है। 3-4 ऑफरिंग्स लिखें कि हाँ भाई ये मिल रहा है, इतने इतने का मिल रहा है एक्चुअल, ठीक है जी। अगर हमें प्लेटफॉर्म चाहिए तो क्या रेट्स मिल रहे हैं एक्चुअल, मुझे ये चाहिए, ठीक है। पब्लिक किसी 2-3 क्लाउड से दिखाते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की दिखा दें, इसी तरह सॉफ्टवेयर की दिखा दें। गिव मी सम गुड एग्जांपल्स, ठीक है। एक अमेज़न से कुछ ले लें कुछ और माइक्रोसॉफ्ट के ले लें और इस तरह। चौथा सवाल इंटरेस्टिंग है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सवाल आएगा एग्जाम में कि अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजूर और गूगल क्लाउड का आपने मुझे कंपैरिजन देना है। वो टेबल ऑलरेडी मौजूद है, वो स्लाइड भी अप हुई है, उसमें जितनी टर्म्स हैं उन सबकी एक्सप्लेनेशन के साथ वो टेबल अपलोड करें, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो। और इसके अलावा आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कर दें। कोई सवाल किसी के जहन में? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जनाब, तो 5:30 तक का टाइम है। मैं इसमें टाइम कुछ नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5:30 से पहले ही अपलोड जरूर कर दीजिएगा। एक दफा जाके देख लें, आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सवाल कुछ तरीके? मेरे ख्याल से नजर आ रहे होंगे। आई जस्ट पोस्टेड।
नजर आ रहे हैं जी? जी सर नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट सवाल में क्या करना है? पिछली स्लाइड में, पिछले लेक्चर में हमने एक टेबल देखा था जिसमें इन तीन चीजों का कंपैरिजन था। तो उस कंपैरिजन को आपने एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसमें जो टर्म्स हैं उनको वहीं उसी खाने में एक्सप्लेन करें और मजीद कंपैरिजन ऐड करके मैं डेटा होलिस्टिक आंसर। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि ये लामहला ये 100% एक सवाल है आपके मिड टर्म का भी, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये है, इसको अच्छे से आधा घंटा लगाना है आपने। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस वुड बी एन हाफ एन आवर एक्सरसाइज दैट यू विल डू ऑन दीज 3 थिंग्स। ठीक है सर, ये जो गूगल फॉर्म में साथ में उसमें क्या करना है? सॉरी, गूगल फॉर्म भी कोई दिया हुआ है आपने कोई स्कीम में? गूगल फॉर्म जी, या गूगल क्लाउड? फॉर्म। नहीं, उसका कुछ नहीं करना। आपको सवाल दिख रहे हैं ना? जी 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 ठीक है, ठीक है, इसको कर। ठीक है, ऑलराइट पीपल, आई नीड टू रश। टेक केयर। सही है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।